एससीएस ऑनलाइन एटो में आपका स्वागत है। अभी हम आपको प्रक्रिया से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख ले तो आपका पूरा तरह से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे। तो देखिए, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है, ऐसे दो ऐसे घटनाएं जो एक साथ नहीं घट सकती है परस्पर क्या कहलाती है। देखिए, नहीं घट सकने वाला प्रक्रिया के बारे में चर्चा करें। नहीं घट सकने वाला प्रक्रिया के बारे में यदि हम चर्चा करें तो नहीं घट सकने वाला प्रक्रिया का मान जीरो होता है। क्या होता है? जीरो, जिसको हम असंभव घटना कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? असंभव घटना। तो प्रश्न था, ऐसे दो घटनाएं जो एक साथ नहीं घट सकती है, एक साथ नहीं घट सकती है, परस्पर क्या कहलाती है? ऐसी सब घटना कहलाती है असंभव घटना है। कौन सा घटना है? असंभव। अब देखिए आगे है, किसी असंभावी या निश्चित घटना की प्रक्रिया यानी कि पीई होती है। देखिए, निश्चित घटना की प्रक्रिया का मान हमेशा एक होता है, जबकि अनिश्चित घटना की प्रक्रिया का मान हमेशा जीरो होता है। तो यहां पर बोला गया था, यहां पर कहा गया था निश्चित घटना की प्रक्रिया होती है। निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होती है? एक होती है, जबकि अनिश्चित घटना की प्रक्रिया का मान जीरो होता है। अनिश्चित बोले जीरो और निश्चित बोले तो एक, और किसी घटना की नहीं बोले तो माइनस में दिखेगा। किसमें दिखेगा? -1, -2, -3 या फिर एक से बड़ा। फिर से सुनिए, निश्चित घटना के प्रक्रिया का मान एक होता है, जबकि अनिश्चित घटना के प्रक्रिया का मान जीरो होता है, और किसी घटना की प्रक्रिया नहीं होती है माइनस में या फिर एक से बड़ा। एक से बड़ा, जितना बड़ा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक से बड़ा या माइनस में किसी भी घटना की प्रक्रिया का मान नहीं होता है। अब क्या आगे, किसी असंभव घटना की प्रक्रिया होती है। अभी बताए थे असंभव घटना की प्रक्रिया का मान क्या होता है? जीरो होता है। असंभव घटना की प्रक्रिया का मान क्या बोले? जीरो। और संभव बोले तो एक। किसी घटना की प्रक्रिया नहीं होगा माइनस में या फिर एक से बड़ा। अब देखिए आगे है, किसी घटना ए के लिए पीई, किसी घटना ए के लिए पीई प्लस पीई डैश का मान क्या होता है? याद रखिएगा, पीई को कहते हैं घटित घटना की प्रक्रिया और पीई डैश को कहते हैं घटित नहीं होने की घटना की प्रक्रिया का मान, और दोनों का योग होता है एक। दोनों का योग क्या होता है? एक। तो इसका आंसर एक आ जाएगा। फिर आगे है, किसी घटना और उसके पूरा घटना की प्रक्रिया का योग क्या होगा? पता है, किसी घटना बोले ना तो समझ लीजिएगा निश्चित घटना। अनिश्चित घटना की प्रक्रिया का मान एक होता है, जबकि पूरा घटना की प्रक्रिया जिसको हम असंभव कहते हैं और उसका मान जीरो होता है। दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं, आप 5 सेब में कोई 2 गो खाया। 5 सेब में कोई क्या गो खाया? 2 गो। तो बताइए, अब नहीं खाया होगा 5 ठो में क्या गो? 3 गो। कितना में? 5 ठो में, और इसका योग कीजिएगा तो आएगा 1। तो यह जो घटित घटना हुआ इसको कहते हैं किसी घटना, और उनके बाद आई जो नहीं घटित घटना है इसे कहते हैं पूरा घटना, और दोनों के प्रक्रिया का मान एक होता है। कुल मिला के आपको याद रखना है, संभव घटना और असंभव घटना की प्रक्रिया का योग एक होता है। यहाँ पर एक होगा इसका आंसर। फिर आगे चलते हैं। आगे है, किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रक्रिया का योग क्या होता है? एक होता है। सभी घटनाओं की प्रक्रिया का योग क्या होता है? एक होता है। फिर किसी घटना की प्रक्रिया का अधिकतम मान क्या होता है? कई तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है यहाँ पर, और हम आपको हर एक तरह से ऑब्जेक्टिव समझाने का, बताने का कोशिश करेंगे। बस शुरू से आखिर तक किसी तरह से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, किसी घटित प्रश्न था, किसी घटना की प्रक्रिया का अधिकतम मान क्या होता है? अधिकतम मान होता है एक। किसी भी घटना की जो प्रक्रिया होता है ना उसका अधिकतम मान कितना होता है? एक होता है। अब आगे देखिए, किसी घटना की प्रक्रिया का न्यूनतम मान क्या होता है? अधिकतम मान एक, जबकि न्यूनतम मान जीरो होता है। घटित घटना की प्रक्रिया का अधिकतम मान कितना? एक होता है। सबसे बड़ा एक और सबसे न्यूनतम मान होता है जीरो, जिसको हम असंभव घटना कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। फिर आगे देखिए,
निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना प्रयुक्ता नहीं हो सकती है? पता है, नहीं जब जब कहे, नहीं जब जब कहे तो आपको देखना है कि कहाँ माइनस में है, कहाँ माइनस में है या फिर एक से बड़ा है। तो देखिए माइनस में है कहीं क्या, यहाँ पर है नंबर, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। जैसे कहे किसी घटना प्रयुक्ता नहीं होती है, बस माइनस वाला मार दीजिएगा, या फिर माइनस में नहीं रहे तो सोचेगा एक से बड़ा कौन है। अब यह नहीं कहिएगा कि देखिए 15% साफ एक से बड़ा है, नहीं सरकार, ये एक से काफी छोटा है। देखिए ना 15%, पता है प्रतिशत के बदले में होता है बट्टा 100, तो ये कहाँ एक से बड़ा है, काफी छोटा है। अब आगे देखिए, आगे है निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना प्रयुक्ता नहीं हो सकती है? बोले कौन सा होगा? डी नंबर होगा ना कि -1। अब आगे है यदि, हाँ इसको थोड़ा बढ़िया समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे है यदि पीई का मान 0.05 तो ई नहीं की प्रयुक्ता क्या होगा, यानी कि ई पीई डैश जिसको कहते हैं, पता है? ऐसा सवाल रहे ना तो आराम से आप बनाइएगा, इस तरह सीधा एक में घटा दीजिए, जो आंसर आएगा बस वही मार दीजिएगा। एक में घटाइएगा कितना? 0.05 को, 0.05 को, हालांकि घटित घटना की प्रयुक्ता यानी कि पी प्लस पी डैश, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए आप किसी एक को भेजेगा उधर तो एक में घटबे करेगा, तो सीधा आप एक में घटाइए। जब एक में घटाइएगा किसको? 0.05 को, तो देखिए क्या आएगा? 0.95 आएगा। क्या आएगा? 0.95। कोई कहे कि कैसे, तो देखिए एक पर दशमलव दे करके क्या को जीरो दीजिएगा, 1 2 ठो संख्या है, 2 को 0 दीजिए। अब इसको माइनस में कीजिए, 0.05। बचपन में तो ऐसा जोड़ घटाव पढ़े ही होंगे। एक इसमें लेंगे 10, 10 में 5 घटेगा, 5 यहाँ बचा है कितना? 9, इधर 0, तो 0.95 आया, 0.95 आया। फिर आगे है ठीक उसी तरह किसी घटना एक के घटने की प्रयुक्ता 0.35 है, तो एक नहीं घटने की प्रयुक्ता है। तो जब भी इस तरह से आपको घटाना है, किसमें? एक में घटाना है। अरे यार किसमें घटाना है? एक में। एक में घटाइए 0.35 को, तो 3.5 का मतलब 0.35 का मतलब समझिएगा 35 पैसा। 1 रुपया में 35 पैसा यदि घटाते हैं, 1 रुपया में 35 पैसा घटाते हैं, कितना बचेगा? 65 पैसा। तो इसका आंसर 0.65 आएगा। अब आगे देखिए, आगे है फिर उसी तरह से यदि पीई यानी कि डैश को ही हम नहीं कहते हैं, इसका मान है 0.07, तो पीई बराबर क्या होगा? खुद से सोचिए। हम क्या बोले? पैसा में आप चेंज करके बनाइए, हमेशा अच्छा से बनेगा। 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 1 पैसा, सॉरी 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। 100 पैसा में 7 पैसा आप खर्चा कर दिए, 0.07 का मतलब 7 पैसा हुआ, तो 0.07 का मतलब क्या हुआ? 7 पैसा। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 100 पैसा में 7 पैसा खर्चा कीजिएगा, कितना बचेगा? 93 पैसा। देखिए कहाँ है 93, सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसको शॉर्टकट में बनाने का प्रयास कीजिए। किसी खेल को जीतने की प्रयुक्ता का मान 0.52 है, तो हारने की प्रयुक्ता का मान क्या होगा? यानी कि 0.52 का मतलब 52 घटाइए 100, कितना बचेगा? 48 बचेगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। फिर आगे देखिए, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रयुक्ता या पाट आने की प्रयुक्ता का मान क्या होगा? पता है? सिक्का में 2 एगो पाटे होता है, एगो हेड दूसरा टेल। जब ऐसे उछालेंगे तो जैसे हम पर पट का है आने का प्रयुक्ता, तो पट तो एक के ऊपर आएगा, लेकिन पुल के गो फलक है? 2 ठो, 1 2, तो नीचे 2 लिखा है। इसका आंसर आ जाएगा 1/2। क्या आएगा? 1/2। प्रयुक्ता के बारे में चर्चा करें तो याद रखिएगा, जो भी आया हुआ संख्या रहता है वह ऊपर जाएगा और कुल नीचे। तो पट बोला है हमने के लिए, पट तो एक गो होगा, एगो चित एगो पट होता है,
पट एगो होगा, लेकिन कुल के गो पार्ट है, दो ठो, इसलिए नीचे दो दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए है, एक पासा को एक बार उछालने पर एक अनेक प्रकटा क्या होगा। पासा पता है क्या होता है? पासा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डाइस, और घरेलू भाषा में उसे लूडो का छक्का कहते हैं। आप तो देखे ही होंगे लूडो का छक्का, या फिर इमेज में साइड में देख सकते हैं। एक पासा को एक बार उछालने पर एक अनेक प्रकटा क्या होगा पता है? पासा में लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6, कई जगह पर तो बिंदी बिंदी रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अनेक प्रकटा एक के गो है, एक ठो है, एक दिए। और कुल के पाठ है 6 गो है, नीचे दीजिए कुल, तो इसका आंसर होगा 1/6। याद रखिएगा प्रकटा में जितना भी रहेगा कुल वह हमेशा नीचे जाएगा, और जो आने वाला है वह ऊपर जाएगा। अब उसी तरह से एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या अनेक प्रकटा क्या होगा? कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या। तो पहले तो यह आपको जानना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए समझाते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 तक उसमें संख्या लिखा रहता है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से विभाजित हो, या फिर जो खुद से विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। या फिर एक से भी विभाजित हो सकता है, एक से तो किसी को विभाग देंगे तो लग ही जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। हम आपको रियल नंबर में पढ़ाए थे यह सब। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। उसके बाद 3 में भी कोई भाग नहीं दे पाएगा, 4 में 2 दे देगा, 5 में कोई नहीं दे पाएगा। इस तरह से अभाज्य संख्या आया के गो 3 ठो, 3 ऊपर लिखे, और टोटल कितना है? 6 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 कम 3 3 दूनी 6, 1/2। क्या आएगा? 1/2, बी नंबर होगा। अब आगे देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर एक भाज्य संख्या क्या होगा पता है? जैसे अभी लिखे थे 1 2 3 4 5 6, तो आपका 3 हो गया अभाज्य, 2 भी हो गया अभाज्य, 5 भी हो गया अभाज्य। यह अभाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अन्य किसी संख्या से भाग लगते हैं। देखिए 2 में कोई नहीं दे पाएगा भाग, 3 में भी कोई नहीं दे पाएगा, 5 में भी नहीं कोई। तो यह हो गया आपका अभाज्य। अब भाज्य उसे कहेंगे जिसमें कि और कोई संख्या भाग दे सकता है। एक का तो बात ही छोड़िए, एक को हमेशा यहाँ पर त्याग दीजिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा क्या? 4। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 6। तो अब सोचे भाज्य संख्या आने का संभावना क्या गो है? 2 ठो, जबकि कुल क्या गो पाठ है? 6 गो। 2 एकम 2, 2 तिया 6। इसका आंसर हो जाएगा 1/3। क्या होगा आंसर? 1/3, सी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो इसकी प्रक्रिया क्या है कि प्राप्त संख्या एक विषम है। एक क्या है? विषम। सम पूछे, विषम पूछे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 तक लिख दिए। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें कि 2 से पूर्णतः भाग ना लगे। तो देखिए 2 से भाग, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो विषम संख्या क्या गो आया? 3, और जबकि कुल क्या गो है? 6 गो। 3 कम 3 3 दूनी 6। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। क्या होगा आंसर? 1/2, ए नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है, एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा पता है? 6 तक में 3 गो सम होता है और 3 गो विषम होता है। 1 2 3 4 5 6, और कौन सी पूछा गया है? सम ना। तो सम है 2 4 6। कितना हुआ सम? 3 ठो, और टोटल क्या गो है पार्ट? फलक 6। 3 कम 3 3 दूनी 6। इसका आंसर होगा 1/2, 1/2, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखिए, आगे है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा? देखिए 3 से छोटी, पहले लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। 3 से छोटी क्या वो संख्या है? 2 ठो है, लेकिन इसमें फरमाइश क्या है?
3 से छोटी एक विषम संख्या, कौन सा संख्या? विषम संख्या। 3 से छोटी सिर्फ बोला जाता है तो 2 ठो आ जाता, लेकिन यहाँ बोला गया विषम, तो विषम क्या वो है? 1 ठो है, तो इसका आंसर होगा 1/5। सॉरी, कुल क्या को पार्ट है? 1 2 3 4 5 6, 6 होगा। अरे यार 6 हो जाएगा, 1/6, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए आगे, आगे है किसी पासे को एक बार उछालने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगा? 4 से बड़ी, पता है 4 से बड़ी क्या होता है? 2 होता है। 5 और 6 सम विषम नहीं बोला गया, इसलिए दोनों आ जाएगा। 2 बट्टा कुल के पाठ है 6 गो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसका आंसर होगा 1/3। क्या होगा आंसर? 1/3, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखिए, यदि दो भिन्न भिन्न पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा? थोड़ा सा भिन्न भिन्न वाला समझाते हैं। 2 पासा आएगा तो क्या करना है? 2 पासा के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इसमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले 1 से शुरू कीजिएगा, और पता है एक पासा को ज्यों का त्यों रखिएगा, दूसरा पासा नचाते रहिएगा। 2 पासा वाला सवाल बनाना बहुत ही इजी है। क्या बोले? 2 पासा वाला सवाल बनाना बहुत ही इजी है, बस यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक पासा को ज्यों का त्यों रखिएगा, दूसरा पासा बस नचाते रहिएगा। तो एक पासा रखे हैं 1 पर और दूसरा को नचा रहे हैं 1,1। फिर देखिए 1 में 1 सिर पर रखेंगे, पासा में कितना फलक होता है? 6 गो, 1 2 3 4 5 6। तो एक को ज्यों का त्यों रखेंगे, सब में 1,1 दीजिए, 1 कॉमा दे दीजिए। उसके बाद दूसरा पासा को नचाएंगे 1 2 3 4 5 6। नहीं समझ में आए बताने के बाद तो फिर कहिएगा, हमें तो लगता है पूरा पूरी आप समझ लीजिएगा। फिर से देखिए 6 को बनाना है पासा। पहला पासा को ज्यों का त्यों रखेंगे और सिर्फ दूसरा को नचाएंगे। 1 लिख दिए हैं, अब 2 वाला चलेगा। 2 2 2 2 2 2 2 पासा में यह सभी स्थिति आता है। पहला को ज्यों का त्यों रखें, दूसरा नचाएंगे 1 2 3 4 5 6। खुद से सोचे 2 आदमी है, क्या बोले? 2 ठो आदमी है, और कहेगा कि मैक्सिमम फोटो आना चाहिए, लेकिन अलग अलग क्वालिटी का। तो एक आदमी को जैसा तैसे रखिए, दूसरा को 10 बार ना चाहिए, 10 तरह का फोटो आ जाएगा। फिर दूसरा को वैसे रखिए और पहला को खूब ना चाहिए, तो बहुत सारा फोटो आ जाएगा। तो उसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना पार्ट बन रहा है। तो सिर्फ किसको नचा रहे हैं? दूसरा को। पहला को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे। 2 हो गया, अब रखेंगे 3 3 3 सब में। ऐसे हम तेजी से बना लेते हैं। इस तरह से मेरा पूरा तैयार हो गया। आपको पता है कि 6 से ज्यादा होता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए किस किस तरह से पूछा जा सकता है आपसे, आप भी कोशिश कीजिएगा इस तरह से बनाने का। पता है पूछेगा कि दोनों पर केवल सम आने की प्रक्रिया, तो सोचिए हम ऐसे ही अभी क्लियर कर रहे हैं, दोनों पर सम आने की प्रक्रिया, एक साथ दोनों पर सम। तो देखिए दोनों पर सम, इसमें तो यदि विषम से शुरू है तो सिर्फ विषम ही नजर आएगा, सम से शुरू होने वालों में भले आपको सम मिलेगा। यहाँ पर सम सम सम, फिर इधर भी सम सम। तो इसी तरह जो जो पूछेगा ना आराम से क्लियर कर लीजिएगा। जैसे कि अभी सवाल आते हैं, सवाल था आपका
देखिए आपका सवाल था, यदि दो भिन्न भिन्न पासे को एक साथ उछाला जाए तो दोनों पासे पर सम अनुप्रयोगता क्या होगा? दोनों पर क्या अनुप्रयोगता? सम। और एक सवाल देख लीजिए क्या है, यदि दो भिन्न भिन्न पासे को एक साथ उछाला जाए तो दोनों पर विषम अनुप्रयोगता क्या होगा? देख लेते हैं एक साथ, दोनों का उत्तर क्या होने वाला है, सम और विषम। सोचिए दोनों पर सम, यहां पर दोनों पर सम आया और यहां भी दोनों पर सम आया और इधर भी दोनों पर क्या आया, सम ही आया। फिर आगे देखिए, इसमें यदि विषम से शुरू हुआ है तो विषम ही आपको नजर आएगा और सम से होने वाली शुरू में शायद आपको सम मिलेगा। यहाँ पर सम है, सम सम, इधर भी सम सम है। इसमें तो आपको दोनों पर सम, कहने का तात्पर्य दोनों पर एक साथ सम होना चाहिए। तो विषम से शुरू हुआ है तो आपको तो सम मिलवे नहीं करेगा, इसमें विषम बला भले मिल जाएगा। तो यहाँ पर है सम सम सम। खुद से सोचिए, सिर्फ दो एक साथ दोनों पर सम अनुप्रयोगता कितना आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 बट्टा हो जाएगा कुल कितना? 5। एक में 6 है और इस तरफ 6 लाइन है, 6 चाके 36, 9 एकम 9, 9 चौके 36। इसका आंसर क्या आएगा? 1/4। अब जैसे फिर दूसरा सवाल कहा गया था कि एक साथ विषम अनुप्रयोगता, एक साथ विषम। देखिए यहां पर है और इसमें एक साथ विषम है और इधर भी विषम है। सम से शुरू हुआ है तो इसमें तो विषम आपको नहीं मिलेगा। एक यहां पर विषम है, फिर इधर विषम है और इधर भी विषम है और फिर आपको इसमें मिलेगा विषम, दोनों पर एक साथ विषम, दोनों पर एक साथ विषम। जो भी कहे इस तरह से आप बना लेते हैं तो हर एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। तो विषम भी क्या आ गया? 9, इसका भी हो जाएगा 9/36, कटा करके 1/4, कटा करके क्या आएगा? 1/4। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब जाते हैं उसी जगह पर जहां पर थे अभी। देखिए तो जैसे सवाल है, दो भिन्न भिन्न पासे को एक साथ उछाला जाए तो दोनों पासे पर विषम अनुप्रयोगता क्या होगा? सम बोले ये विषम, अभी गिनवाए थे ना, कितना आया था? 9। और कुल क्या वो पार्ट होता है उसमें? 36 गो। दो पासा की स्थिति में 36 गो पिक्चर यानी कि फोटो एक तरह से बनेगा, तस्वीर बनेगा। 9 एकम 9, 9 चौके 36। इस तरह से आंसर आएगा 1/4। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है दो पासे को एक साथ फेंका जाए तो दोनों पर छो अनुप्रयोगता क्या होगा? दोनों पर छो अनुप्रयोगता, एक साथ 6 अनुप्रयोगता। एक साथ कितना अनुप्रयोगता? 6 अनुप्रयोगता। अरे यार तुम तो मिटा दिए, थोड़ा शॉर्ट में ही चलते हैं। देखिए जब एक से शुरू कीजिएगा, एक से शुरू कीजिएगा तो इसमें क्या आ रहा था आपका? 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3। सोचिएगा कि इसमें कभी 6,6 आएगा? नहीं। 6,6 किसमें आएगा? जिसमें 6 से शुरू होगा। इसमें 2 से शुरू होगा, फिर इसमें 3 से शुरू होगा, फिर कितना से? 4 से शुरू होगा, 5 से शुरू होगा, 6 से जब शुरू होगा तो इस तरह चलते चलते आखिरी का घर आएगा जिसमें 6,6 लिखाएगा। जिसमें क्या लिखाएगा? 6,6। तो दोनों पासा पर 6 जो आने का प्रयोगता है ना, वो चांस है ना केवल एक बार। कितना बार? एक बार। तो इस तरह से, और पार्ट कितना बनता है? 36। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/36। कितना होगा? 1/36। अब आगे देखिए, अब आगे है ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा, एक पत्ती या दीर्घछया निकाली जाती है तो इसके एक का अनुप्रयोगता क्या होगा? देखिए ऐसे एक वीडियो पहले हम बनाए थे सिर्फ और सिर्फ ताश पर, हो सके तो आप उसको देख लीजिएगा, या फिर हम फिर एक नया वीडियो लाएंगे जिसमें कि बढ़िया सिर्फ और सिर्फ ताश के ही बारे में बताएंगे। हालांकि अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं प्रयोगता का, तो यहाँ पर यह भी मिल गया और इसको भी थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। पता है ताश के बारे में चर्चा यदि करें तो ताश में एक गड्डी में 52 पत्ता होता है। एक गड्डी में कितना पत्ता होता है? 52। आपको याद रखना है। तो निश्चित रूप से नीचे 52 लिखाएगा। क्या लिखाएगा? 52। अभी नहीं कि 52 खोजेगा, अभी नहीं मिलेगा, वो सवाल को ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि ताश में चर्चा करें तो 4 पता है ना, कलर के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं ताश, एक लाल दूसरा काला।
और प्रत्येक ताश 4-4 गो होता है, गुलाम भी होता है 4 गो, इक्का भी होता है 4 गो, और दलहा भी होता है 4 गो, नाला, सब ताश 4-4 गो होता है। खुद से सोचिए, इक्का अनेक प्रकार पूछा गया है। क्या अनेक प्रकार? इक्का। इक्का के गो होता है? 4 गो होता है, तो ऊपर 4 लिखिएगा। 4 एकम 4 और 13 चौके 52। इसका आंसर आ जाएगा 1/13। क्या आ जाएगा आंसर? 1/13। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ताश की एक गड्डी में से एक निकाले गए कार्ड की फेस कार्ड होने की प्रक्रिया क्या होगा? पता है, फेस कार्ड के बारे में चर्चा करें तो एक गुलाम होता है, एक बेगम होता है और एक बादशाह होता है। गुलाम, बेगम, बादशाह। एक ग्रुप में 3 गो होता है तस्वीर, और वहां पर फुल ताश 4 ग्रुप का होता है। कितने ग्रुप का? 4 गो। तो सोचिए, एक ग्रुप में 3 गो और 4 ग्रुप होता है, तो 4 तिया 12। नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा याद रख लीजिएगा, तस्वीर वाला एक गड्डी में होता है कुल 12 ताश। एक गड्डी में के गो तस्वीर वाला पत्ता होता है? 12 गो। तस्वीर वाला के गो होता है? 12 गो। उसी को हम कहते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। तो कहा गया है कि फेस कार्ड अनेक प्रकार, तो 12 बट्टा कुल कितना? 52। 2 से कटाए 6, इधर हो जाएगा 26, फिर 3 इधर 13। 3/, आंसर होगा 13। 3/13, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखिए, आगे है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई। फेंटने का मतलब जानते हैं, इस तरह से पीसना होता है। ये फेंटी गई में से एक पत्ता निकाला जाता है। हुकुम का पत्ता अनेक प्रकार क्या होगा? पता है, हुकुम को हम लोग घरेलू भाषा में कालापन भी बोलते हैं, और हुकुम का पत्ता 13 होता है। तस्वीर वाला 12, तस्वीर वाला 12 और हुकुम 13। हुकुम 13, तो 13 बट्टा कितना लिखिएगा? कुल 52। 13 एकम 13, 13 चौके 52। इसका आंसर आ जाएगा 1/4। फिर आगे देखिए, अरे यार, आगे है ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। पान का पत्ता होने की प्रक्रिया क्या होगा? हुकुम का पत्ता 13 होता है, याद ही कर लीजिएगा। फेस वाला 12 आया था, हुकुम 13 आया था, और पान का भी पत्ता 13 होता है। पान का पत्ता 13, चीरी का भी पत्ता 13 ही होता है। तो पान का पत्ता अनेक प्रकार क्या होगा? 13 होता है पान का पत्ता। उसके बाद कुल लिखिएगा कितना? 52। 13 एकम 13, 13 चौके 52। इसका आंसर आ जाएगा 1/4, बी नंबर। फिर आगे देखिए, आगे है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। पता है यादृच्छया का मतलब होता है बिना देखे। खुद से सोचिए, एक थैला में 3 ठो ललका है, 5 गो काला वाला है। 3 लाल है, 5 गो काला है। यादृच्छया मतलब बिना देखे निकालेंगे तो कोनो भी निकल सकता है, लाल भी निकल सकता है या फिर काला भी निकल सकता है। लेकिन देखिए ना आगे क्या कहा गया है, एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रक्रिया क्या है कि गेंद लाल हो। सोचिए, ऐसे निकालेंगे लाल वाला, अंक बंद करके। तो लाल है कितना? 3। लाल के गो है? 3 है। तो 3 में कोनो पकड़ाएगा, चांस के ठुम बनेगा? ई 3 गो में बनेगा। तो इसलिए ऊपर चांस वाले को लिखते हैं 3, और कुल है 5 3 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8। यहां पर देखिए इस तरह से रहे ना, तो समझिएगा वह बट्टा है। फिर आगे देखिए, आगे है एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद, 4 लाल कंचे है। एक बक्सा में 3 गो है नीला, 3 तो क्या है? नीला है। 3 गो नीला है। फिर सफेद कितना है? सफेद को हम क्लास दर्शाते हैं। सफेद है 2, उसके बाद लाल है 4 गो। यदि इस बक्से में से एक गेंद कंचा है, एक कंचा बोला जाता है गुल्ली को, कंचा यादृच्छया यानी कि बिना देखे निकाला जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या है कि यह कंचा लाल है। कंचा क्या है? लाल। सोचिए, ऐसे हाथ डालेंगे, लाल होने की प्रक्रिया हुआ है, तो किसमें निकल सकता है? ये चारों में कोनो निकल सकता है। यहाँ पर लाल कंचा क्या गो है? 4 गो है। चारों में कोनो एगो पकड़ा सकता है, लेकिन चांस क्या ठम बनेगा? 4 गो में बनेगा।
इसलिए चांस को ऊपर लिखते हैं, 4 और कुल को नीचे, 4 2 6 3 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/9, 4/9, ऑप्शन शायद डी होगा। हाँ, 4/9 आंसर होगा। अब आगे देखिए, आगे नहीं है, बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वह आप तक पहुंच सके। और यह वीडियो देखने में आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि कहीं पर चूक हो जाए तो वह बताइएगा, ताकि हम उस गलती को सुधार कर सके। अभी कोई हम बड़ा यूट्यूबर नहीं है, बस कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ने का, और यदि आप लोग कृपा कीजिएगा तो जरूर हम आगे बढ़ जाएंगे एक ना एक दिन।